ऐसा अगर जल बोर्ड का जवाब ये होगा तो उससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जल बोर्ड का काम जो है वो सारा जो बहुत ही ज़रूरी जो काम होता है ग्राउंड पे उसका काम करने का होता है। मुझे लगता है कि इसको जो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं उनको हमें देखना चाहिए। और जो मेरे पास जानकारी आई है, जैसे पीडब्ल्यूडी के हमारे एक्शन हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी वर्क अवार्ड किए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने एरिया के अंदर नालों की सफाई को लेकर, क्योंकि इस दौरान अब ये चुनाव चलेगा, इस समय मानसून भी आने वाला है, तो उन्होंने नालों की सफाई समय से हो, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी वर्क अवार्ड किया है। उनका ये कहना है कि मैं वेट नहीं कर सकता कि कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उसके बाद मैं नालों की सफाई करूंगा। साहनी जी बैठिए, महेंद्र जी चलिए। तो सर मेरा ये कहना है कि इस बारे में जो है एक गाइडलाइन जो है यहाँ से या तो यहाँ से या फिर माननीय मंत्री जी इशू करें कि जो जरूरी काम है, जहाँ पर काम नहीं किया तो वहाँ पर जो है वो संभव नहीं है कि एरिया चल पाएगा 2-3 महीने, वहाँ पर जल बोर्ड जो है वो काम करे, चाहे तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके काम करे या वैसे अपने आप काम करे जैसे पीडब्ल्यूडी या बाकी डिपार्टमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। श्रीमान लाखड़ा जी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिया था ना मुझे 280 में बोलने के लिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुंडका विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे मुंडका विधानसभा में तकरीबन वार्ड 32 और 33 में आज तक सीवर लाइन डली नहीं है और पिछले 2 से 2.5 साल से जब भी हम रोड नाली के लिए बजट मांगते थे, अधिकारी मुझे जवाब देते हैं कि यहाँ पहले सीवर लाइन डलनी प्रस्तावित है, एस्टीमेट बन चुका है, टेंडर लग चुका है और पेमेंट ना मिलने के कारण आज तक अवार्ड नहीं हो पाया है। जिसमें मेरे क्षेत्र की जो है वार्ड 32 में कंजावला एरिया, जिसमें रानीखेड़ा में लगभग 10 गांव जैसे कराला, कंजावला, मजरी, लाडपुर, टटेसर, जोंती, गढ़ी रंडाला, निजामपुर, सावदा और झिमरपुरा इत्यादि ये गांव हैं। वह अनेकों कॉलोनियां जैसे उदय विहार, रूपाली एनक्लेव, महावीर विहार, बलदेव विहार, उत्सव विहार, आनंदपुर धाम, शिव विहार, वर्धमान एनक्लेव, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, उपकार विहार इत्यादि। और एक बहुत बड़ी जे कॉलोनी है जिसका नाम सावदा जे कॉलोनी है, जिसमें आज तक सीवर की लाइन ही नहीं है। 16 कॉलोनियां कच्ची कॉलोनियां, 11 गांव और एक जे कॉलोनी, जिनका पैसे के अभाव में पिछले 2 से 2.5 साल से अवार्ड नहीं हो पाया है। और जब मैं गलियां नालियां बनाने के लिए पैसा मांगता हूं तो मुझे ये जवाब दे दिया जाता है कि यहाँ सीवर लाइन डलनी प्रस्तावित है, सीवर लाइन डलने के बाद होगा। अब उसके बाद बीजेपी वाले या हमारे एलजी साहब वहां जा करके उन गांव में इस बार कम से कम 8 गांव में उन्होंने डेरा डाला है, डीएम एसडीएम ने, और ये बुराई देखते हुए भी दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही और करने वो नहीं दे रहे क्योंकि बजट नहीं दिया जा रहा है, अवार्ड नहीं होने दिया जा रहा है, सीवर लाइन डल नहीं पा रही, जिसके कारण रोड और नाली भी नहीं बन पा रही, कोई बजट नहीं मिल पा रहा। मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, इसको प्रायोरिटी पर उठाया जाए और यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण नियम 54। हमारे यहाँ पर जितने जेई हैं सारे नए आ गए हैं, इनको कुछ भी एरिया का नहीं मालूम है। ऐसे ही बहुत सारी विधानसभाओं में हुआ है कि जेई सब नए आ गए, एक्शन तक नए आ गए, उनको एरिया की जानकारी नहीं है, ना समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। मैं आपने भी इस प्रश्न को एक बार आपने भी उठाया था, तो मेरे आपके द्वारा ये अनुरोध है कि जेई जो पुराने थे उनको द्वारा लाया जाए, कुछ नए रखे जाएं ताकि वो लोग एरिया को समझ सकें उनके द्वारा। अब बिल्कुल नए सर उनको कुछ पता ही नहीं, हम भेजते हैं वहाँ, वो पहुँचाते हैं कहीं और। तो आपसे अनुरोध है कि इस काम को करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया 280 में
अपनी विधानसभा में बोलने का। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो झुग्गी बस्तियां थी उसमें आज से पहले बहुत कम लोग इतना ध्यान देते थे जितना उन्होंने दिया। मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी झुग्गी बस्तियां थी जिसमें पानी की पाइपलाइन लगभग थी ही नहीं या बहुत ख़राब थी, टंकियाँ रखवा दी गई थी, लोग दूर दूर से भर के आते थे। तो हमने बहुत सारी जगह पे पानी की लाइनें डाली, लेकिन क्योंकि उसको काफ़ी समय हो गया है, 6-7 साल हो गए हैं, और उनमें से बहुत सारी पानी की लाइनें बहुत ख़राब हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, उनमें जंग लग गए हैं, टूट गई हैं या तोड़ दी गई हैं। तो उसमें मैं आपके माध्यम से चाहता था कि जल बोर्ड तक ये बात जाए और वो उनको बदले। मैं कुछ क्षेत्र इसमें पढ़ना चाहता हूँ, जैसे पत्थरवाला बाग, जे कॉलोनी, इसमें माननीय मंत्री जी भी वहाँ पे आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। J3 ब्लॉक जे कॉलोनी, के और ए ब्लॉक, एल ब्लॉक जे कॉलोनी, वजीरपुर इंडस्ट्रिया का ए ब्लॉक, श्री राम चौक, जगदम्बा मंदिर, शहीद सुखदेव नगर, गदागढ़, यहाँ पानी की बहुत समस्या भी मैं कुछ दिन पहले देख के भी आया था। इसके अंदर तो एक लाइन डाली गई थी, लेकिन एक और की इसमें ज़रूरत है। बी ब्लॉक मछली मार्केट, अम्बेडकर नगर चौक, बैटरी पार्क, सत्संग कॉलोनी, पार्वती चौक, और B70, B46, ये सब वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया का है। जेरावाला बाग, अशोक विहार फेज़ 2, सावन पार्क, अशोक विहार फेज़ 3, वजीरपुर गांव, और शक्ति नगर एक्सटेंशन की कुछ झुग्गियाँ हैं जिसमें इन सभी लाइनों को डालने की ज़रूरत है। अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने मीटिंग करी थी, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो राजेश ऋषि जी ने जो सवाल उठाया उस पर आपने मीटिंग करी थी, मैं उसमें, मेरा सौभाग्य था, आपने मुझे बुलाया था, मैं उसमें था। तो आपको भी उन्होंने कहा था कि हम तीनों लोगों को नहीं बदलेंगे जो ग्राउंड पर रहते हैं, एक्सीएन, एई, जेई, इनमें से किसी एक को, पुराने को छोड़ दें, वो जिस मर्जी को छोड़ दें, हम लोगों को किसी पर्टिकुलर आदमी से मतलब नहीं है। एक कोई भी अधिकारी जमीन पे रहने वाला, एक्सीएन, एई, जेई पुराना रह जाए तो काम करने में थोड़ी आसानी होती है, नहीं तो लोग समझ भी नहीं पाते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। ध्यानाकर्षण नियम 54, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, माननीय सदस्य, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाइयों की कमी और कुछ संबंधित अधिकारियों के कारण अप्रैल 2024 से मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त जांच सुविधाएं बंद होने की आशंका के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्रीमान गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 54 में विभिन्न अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयों की संपूर्ण उपलब्धता ना हो पाने व मोहल्ला क्लिनिक में जांच रुकने की संभावना की ओर दिलाने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स के लगभग 5 गुना हॉस्पिटल्स दिल्ली की सरकार चलाती है। अनेकों पॉलीक्लिनिक्स, अनेकों डिस्पेंसरीज और 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पहले हॉस्पिटल्स को खुद लोकल परचेज करने का अधिकार होता था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगे और इस तरह की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि सेंट्रली दवाइयों को प्रोक्योर करने का सिस्टम बनाया जाए और सीपीए का गठन करके सेंट्रल परचेज शुरू हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत शर्म के साथ और बहुत दुख के साथ पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीपीए का टेंडर कर दिया था दवाइयों का, लेकिन टेंडर करने के बावजूद 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पूरे होने तक भी उस टेंडर को कंप्लीट नहीं किया। कभी टेक्निकल बिड्स के नाम पर, कभी किसी दूसरे वजह से उस टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया और 1 साल हो गया, टेंडर एक्सपायर हो गया। दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है पूरी। ऑपरेशन के लिए दवाइयों से अलग और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है, और जब डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट से खरीद के लाइए। इससे दिल्ली की सरकार जो ईमानदारी के साथ न केवल दिल्ली के लोगों को
क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली के लोग इलाज कराने नहीं आते, बल्कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के आसपास के राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां से भी लाखों लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली में आते हैं। और ये तो मैं दिल्ली की सरकार का धन्यवाद करूंगा कि बिना पक्षपात के दिल्ली से बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों को भी मुफ्त में न केवल इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि दवाइयां और ऑपरेशन से संबंधित सामग्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन इस नौकरशाही के नकारात्मक रवैये की वजह से और नौकरशाही के द्वारा एलजी साहब के साथ मिलकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कैबिनेट को बदनाम करने की नीयत से एक तरफ आप कहते हैं कि लोकल परचेज में घपला होता है, इसलिए हम सीपीए लेकर आए, और दूसरी तरफ सीपीए द्वारा टेंडर करने के बावजूद 1 साल तक टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया जाता और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। पेशेंट आकर एमएलए के कपड़े फाड़ते हैं, एमएलए मंत्री के कपड़े फाड़ते हैं कि लोग आके हमें शिकायत कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं है, आधी दवाइयां मिल रही हैं, आधी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? मैं पूछना चाहता हूं माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से, वो बताएं क्या उन्होंने इस बात की जांच कराई कि सीपीए का टेंडर 1 साल पूरा होने तक भी फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ और इस बीच दवाइयों के दाम बढ़ गए और वो टेंडर भी बेकार हो गया। भुगतना किसको पड़ा? भुगतना पड़ा दिल्ली के अंदर मरीजों को, भुगतना पड़ा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, जो फंड्स अवेलेबल कराने में कभी कोताही नहीं बरतती, जो लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। उस सरकार को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोग इस बात के दोषी हैं, जिन्होंने मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने मरीजों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी और मेरी विधानसभा मिली हुई है, आपको पता है वहां 5-5 हॉस्पिटल हैं। एक एमसीडी का हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जिसको जनरल हॉस्पिटल भी कहते हैं, और 4 दिल्ली की सरकार के हॉस्पिटल हैं, जिसमें जीटीबी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ईवास, जो व्यक्ति के दिमाग से संबंधित बीमारियों के लिए भारत में 2 ही बड़े हॉस्पिटल, एक बेंगलोर का है और दूसरा ईबास है। एक दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है और एक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाहर के देशों से भी कैंसर का इलाज कराने लोग आते रहे हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, सरकार ने बहुत मन के साथ उस हॉस्पिटल को बनाया था, करोड़ों रुपए की मशीनें इंस्टॉल की थी। न केवल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पैट स्कैन सहित करोड़ों रुपए की मशीनें इंस्टॉल की थी, बल्कि इसके साथ साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर भी करोड़ों रुपए की मशीनें इंस्टॉल की गई थी। लेकिन इस अफसरशाही के नकारात्मक या कहूं अपराधी प्रवृत्ति वाले कृत्य की वजह से एनुअल मेंटेनेंस उन मशीनों का नहीं हो पाया, क्योंकि जो बजट एलोकेट होता और उसकी जो किस्तें विभिन्न अस्पतालों को जाती है वो टाइम से दी नहीं गई, उन कंपनियों को एएमसी का पैसा दिया नहीं गया, मशीनों का एनुअल मेंटेनेंस हुआ नहीं, करोड़ों की मशीनें माननीय अध्यक्ष जी बंद पड़ी रही लगभग 1 साल तक। लोगों को वो जांच जो फ्री में हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध हो सकती थी, सरकार के करोड़ों रुपए की मशीन इंस्टॉल कराने के बावजूद, पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराने के बावजूद, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की वजह से
और अफसर कुछ चुनिंदा, चूंकि ज्यादातर अफसर काम करना चाहते हैं, कुछ चुनिंदा अफसरों की द्वारा एलजी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, दिल्ली की सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ जो राजनीति की जा रही है, इसकी वजह से वो पैसा समय से नहीं पहुंचा और एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पाई, करोड़ों की मशीनें बंद पड़ी हैं। आज भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर पैट स्कैन मशीन नहीं चल रही है। ई-बास जो पूरे भारत के अंदर जो लोग जिनको मानसिक बीमारियां हैं उसका इलाज कराता है, वहां पे आज तक भी साल भर से फाइल लगातार घूम रही है, आज तक भी एमआरआई की मशीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयों के लोगों को जूझना पड़ा, दवाइयां नहीं है। और केवल इतना नहीं हुआ, बल्कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो जांचें होती थी मुफ्त में, वो जांचों को प्रभावित किया गया, रोका गया। बड़ी मुश्किल से लड़ के हमारे मंत्री जी अफसरों से किस किस तरीके से जूझते हुए उन समस्याओं का निदान किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए धन्यवाद करूंगा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि पिछले 2-3 सत्र के दौरान इसी सदन के अंदर जब हमने इस मुद्दे को उठाया और मंत्री जी ने प्रोएक्टिवली काम किया, इससे एक तो फायदा हुआ कि दवाइयों की समस्या तो अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन वो मशीनों का मेंटेनेंस हो गया और मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा और उन अफसरों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सहयोग देकर उन मशीनों को चालू कराया। लेकिन अभी भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की पैट स्कैन मशीन चल नहीं रही है। अभी भी ई-बास के अंदर एमआरआई की फाइल लगातार घूम रही है ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी तक भी वो मशीन उपलब्ध नहीं हुई है। ये जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। और जिस तरह फरिश्ते योजना को लटकाया गया, यहां तक कि सारे वो मरीज जिनकी जान जा सकती थी, जिनकी जान बचाने का काम दिल्ली की सरकार ने फरिश्ता योजना के माध्यम से किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पहल की और उस योजना को जिस तरह अफसरशाही ने बंद कर दिया था, उसको भी लड़ के चालू करवाया। इससे एक बात तो स्पष्ट है, सरकार की नीयत जनता के लिए काम करने की है। सरकार जिस तरह एजुकेशन के मामले में गंभीर है, उसी तरह हेल्थ के मामले में गंभीर है। लेकिन इस अफसरशाही को राजनीति छोड़कर एलजी साहब के या केंद्र सरकार के हाथों में खेलने की बजाय, चूंकि वो जनता की नौकर है, एमएलए जनता के नौकर है, मंत्री जनता के नौकर है, आईएएस ऑफिसर जनता के नौकर हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जनता के नौकर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। लेकिन वो मालिक बनने की कोशिश ना करें, जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। इस तरह की राजनीति जनता के साथ ठीक नहीं है, ये रुकना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बेहद गंभीर मामला है। एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और उस ऑर्डर में माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय का कंटेम्प्ट भी हुआ था कि किसी भी विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, उनको हर महीने की 7 तारीख से पहले सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन आउटसोर्स स्टाफ की कई बार 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती, जिसमें सफाई कर्मचारी, नर्सिंग ऑर्डरली और जो पियोन का जो लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का जो लोग काम करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कई बार 6-6 महीने तक नहीं मिलती है। मैं जानना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी कंटेम्प्ट झेलना चाहते हैं या ऐसे अधिकारियों को सजा देना चाहते हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट शुरू होने वाली है, जिनकी वजह से समय से लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है। सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा माननीय अध्यक्ष जी। लगभग सभी अस्पतालों में, वैसे तो लगभग सभी विभागों की यह स्थिति है, लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां पर अभी भी डॉक्टर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है भारी मात्रा में। अभी भी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग का स्टाफ, टेक्नीशियंस, वो वैकेंसी खाली होने का मतलब है जो मशीनें चलाने का काम वो टेक्निकल एक्सपर्ट करता, अगर वो वैकेंसी भरी नहीं जाएगी तो मशीन चलेगी नहीं। इसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास और बढ़ाइए। हम लोग सब मिलकर उनके साथ
रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से कि आप लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग भी जनता के सेवक हैं, इसलिए राजनीति बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी सारा स्टाफ उपलब्ध कराइए। DSSSB को गंभीर कीजिए ताकि वो टाइमली रिक्रूटमेंट का काम पूरा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। राजेश गुप्ता जी। संज्ञान में और हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा परिसर को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अखाड़ा बना रही है। अभी विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के अपोजिशन के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके साथ मिलकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने ना केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे बल्कि मीडिया को बाइट दे रहे थे। ये विधानसभा परिसर चुने हुए विधायक यहाँ आकर दिल्ली के जनता के विषय के मुद्दों को उठाते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसके साइन से अंदर आया और कैसे प्रोटेस्ट किया और मीडिया बाइट दिया, ये हम सबके प्रिविलेज का हनन है। तो मैं आपको लिखित शिकायत दे रहा हूं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ये हमारा ये जो सदन के प्रिविलेज का हनन है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। दीजिए, आप राइटिंग में दीजिए। श्री राजेश गुप्ता जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। आपने एक बहुत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे साथ आज इस सदन में नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है जो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पे जो काम करे, उन्हीं चीजों से घबराकर आज केंद्र की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल के पीछे भेजा। आज विषय जो आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने उठाया वो स्पेसिफिकली चिकित्सा के बारे में है। पूरे भारत के अंदर दिल्ली ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने बजट का 13%, मैं इस साल के ऊपर बता रहा हूं, सिर्फ हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और लगातार जब से हमारी सरकार बनी है ये बजट 15%, 16%, 14%, 13% इतना हमने रखा है। जब माननीय आतिशी जी ने ये बजट पेश किया तो उन्होंने बताया था कि राम राज्य की परिकल्पना में जो दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था या है वो ये है कि राज्य में कोई भी बीमार ना रहे। आम भाषा में भी जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर घर में कोई फिट नहीं रहेगा तो कोई और काम वो नहीं कर सकता, ना वो पूजा कर सकता, ना वो बच्चों पे ध्यान दे सकता, ना वो काम धंधा कर सकता। तो उसके शरीर का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की चिकित्सा पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए दिल्ली में 3 टियर सिस्टम की व्यवस्था करी। एक हॉस्पिटल जो पहले भी थे लेकिन कितने गंदे थे, कितने खराब थे, हम सब जानते हैं कि पहले दिल्ली में एक आम बात कही जाती थी कि अगर आपको अपने रिश्तेदार को मारना है, मजाक करा जाता था, तो आप सरकारी अस्पताल में भेज दो, बड़ी संभावना है कि वापस नहीं आएगा और साथ में जो उसका अटेंडेंट है वो भी किसी न किसी बीमारी में लग जाएगा। इतनी गंदगी, लिफ्ट थी नहीं थी तो बहुत खराब थी, जगह जगह गंदगी, शौचालय इतने बुरे हाल में कोई जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई, उनके साथ में सत्येंद्र जैन जी जो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें उनके साथ काम करने का, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हेल्थ बनने का, और एक एक हॉस्पिटल पे हमने निगरानी रखी। हमने हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाया। दूसरे टियर में हमने पॉलीक्लिनिक्स को लिया जिसमें हमने एक कोशिश करी कि हर आदमी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है तो पॉलीक्लिनिक में जाके वो अपने टेस्ट करा ले। और उससे भी नीचे बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक को कि एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक है, अगर कोई बुजुर्ग जाना चाहता है, कोई महिला जाना चाहती है तो उसे पैदल जाके भी उस मोहल्ला क्लिनिक में जा सके, आने जाने का खर्चा भी बचे, टाइम भी बचे और साथ में पोल्यूशन जैसी एक समस्या जो दिल्ली के पास होती है वो भी कम हो जाए। जब स्कूटर गाड़ी कम चलेगी वो पैदल ही चली जाएगी तो वो भी अच्छा होगा।
इन्हीं बातों से घबरा के केंद्र की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को तंग करने के लिए, दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए उनको सलाखों के पीछे भेजा। आज वो मोहल्ला क्लिनिक, जो एक छोटा सा एक मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है, छोटा सा एक मोहल्ला क्लिनिक ही तो है, लेकिन वो इतना बड़ा मॉडल बन गया कि उसी की वजह से पंजाब में भी सरकार आ गई। वो इतनी बड़ी चीज बन गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा भाई मैं तो मोहल्ला क्लिनिक देखूंगी। बताओ कितनी एक छोटी सी चीज तो थी, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना बड़ा था देश में, दुनिया में, कि ऐसा क्या सिस्टम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है जो दिल्ली की या देश की जनता को इतना फायदा दे रहा है। यूएन के महासचिव उसकी तारीफ कर रहे हैं। घबरा कर केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से यह कहा कि सिस्टम को बदनाम करो, नहीं तो दिल्ली की जनता तो एक तरफ होती जा रही है। अभी 2 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मीटिंग ली। उस मीटिंग पे हमको एक परफॉर्मा दिया और कहा कि जाके इसमें देखना है यार कि शौचालय साफ है नहीं है। बताइए कौन ध्यान देता था शौचालय के ऊपर, वो भी मंत्री, कोई मतलब ही नहीं था। और आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जब जाके मैंने या मेरे बाकी विधायकों ने वो जाके देखा तो हमारी उम्मीद से ज्यादा साफ थे वो। और मैंने सोचा कि काफी मैं आया हूं तो इन्होंने पहले से साफ तो नहीं कर दिए, तो पब्लिक से पूछा, उसकी वीडियोज है मेरे पास में। तो जो लोग वहां पे थे, जो अटेंडेंट थे, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। अब एक बात बताइए, जो गौतम जी ने कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, उनमें दवाइयों को रोक दिया जाए मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर्स के ऊपर केस बनाने की कोशिश हो, क्योंकि इनको अपने डॉक्टर्स पे यकीन नहीं है। अरे इतना बच्चा पढ़ाई करता है तब डॉक्टर बनता है, आप कहते हो वो फेक अटेंडेंस लगाता था, आपने केस डाल दिया। क्या इस देश के डॉक्टर पे भाजपा की सरकार को यकीन नहीं है, केंद्र की सरकार को? क्या वो धोखेबाज है डॉक्टर्स जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं? नहीं, उनके ऊपर केस करा, दवाइयां रोक दी गई, टेस्ट रोक दिए गए। अरे दीपचंद बंधु जैसे अस्पताल थे वजीरपुर विधानसभा में, जहां से मैं विधायक होकर आता हूं, सर कुछ भी नहीं था, एक सर्विस चालू नहीं थी। दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बार बार झगड़ा करती थी नारियल फोड़ने के नाम का। जब मैं वहां विधायक बना, मुख्यमंत्री जी से बात करी, एक एक सर्विस चालू करी, और मैंने सत्येंद्र जैन जी से कहा कि सर लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा समय नहीं है यार मुहूर्त करने का, तो सब कुछ चालू करे जाओ। और आज तक यही हो रहा है, कोई मुहूर्त मुझे याद नहीं आता मैंने कराओ, लेकिन सारी सर्विसेज चालू कर दी। आज जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, जच्चा बच्चा केंद्र में, दूर दूर से लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं कि नहीं भाई ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बेमतलब के टेस्ट नहीं करते, बेमतलब के ऑपरेशन नहीं करते, अच्छा इलाज करते हैं। आज जिन सर्विसेज को रोकने की कोशिश जिस हेल्थ सेक्रेटरी ने करी, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैसे उन्होंने रोका? कौन जिम्मेवार है? जब मंत्री कह रहे हैं कि हॉस्पिटल अच्छा चलना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, विधायक कह रहे हैं, एमएस कह रहा है, तो कौन है उस दवाइयों के लिए जिम्मेवार? कोई ये जाके थोड़ी, हमारे मंत्री जाके थोड़ी एक कागज देखेंगे कितनी एक्सपायरी दवाई है, कौन अच्छी आ रही है, कौन बुरी आ रही है? कौन जिम्मेवार है उसके लिए? अगर टेस्ट रोके जा रहे हैं, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? ये लोग जो दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं, दिल्ली छोटी सी है अध्यक्ष जी, अगर जीटीबी हॉस्पिटल में जाए ना तो सबके सब लोग यूपी से आते, बेमतलब शोर मचाते, आयुष्मान भारत योजना अगर इतनी अच्छी तो लोग आते क्यों? मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के साथियों से, मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूं आपको जीटीबी के अंदर कि कहां के लोग ज्यादा है। मैं चैलेंज करता हूं एलएनजेपी में चले मेरे साथ में, मैं दिखाता हूं कि दिल्ली के लोग भी हैं और बाहर के कितने लोग वहां पर आ रहे हैं। जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, आप चलिए नरेला में, आप देखेंगे कि हरियाणा की तरफ से लोग आ रहे होंगे, सोनीपत से। आप चलिए नजफगढ़ में तो आपको बहादुरगढ़ की तरफ के लोग दिखाई देंगे। अरे भाई देश है सबका, हम सबको आने देते हैं, अच्छी बात है, दिल्ली में एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप ना सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ में बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा की जनता, वहां तो आप इलाज कर नहीं रहे, अरे हम यहां पर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत है। ये जो षड्यंत्र रचा गया है सरकार को बदनाम करना, देखिए मैं एक बाहुबली पिक्चर आई थी अध्यक्ष जी, उसमें दोनों राजकुमार भागते हैं एक विलन से झगड़ा करने के लिए जो उनके देश पर आक्रमण करता है। पहला वाला राजकुमार ये भी नहीं देखता कि अपने लोग हैं उन्हें भी मार देता, क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी, सीट चाहिए थी, कहता मार दो, अपने भी मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो ये दिखाना है कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूं। लेकिन दूसरा रुक जाता है, कहता नहीं मेरे लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ऐसी गद्दी का क्या करना जो अपने ही मारे जाए। मुझे लगता है वो पिक्चर भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देखनी चाहिए कि ऐसी गद्दी का क्या फायदा कि तुम्हारे लोगों को नुकसान हो जाए। क्या करोगे ऐसी सत्ता को लेके?
अरे झगड़ा करना है मुख्यमंत्री से करो, हमने 10 मोहल्ला क्लिनिक एक विधानसभा में बनाए, आप उत्तर प्रदेश में बना लो 12। आपके पास तो बहुत पैसा है, बनाओ। आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत पैसा आया है, लगा दो उस पैसे को। यह कौन सा तरीका हुआ जो आदमी काम कर रहा है उसको उठा के आप बंद करोगे? तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बात रखी है कि हमारे अस्पतालों में, पॉलीक्लिनिक्स में और हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में जो सर्विसेज जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी, उनको रोकने का षड्यंत्र जिसने भी करा है, जो भी अधिकारी उसके अंदर सम्मिलित हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस विधानसभा को वो जरूर जवाब दें कि उनमें जो भी कमी है वो किसकी वजह से हुई, कौन उसका जिम्मेवार है। आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस जो दिल्ली में लगातार चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के कारण हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है, उस पर हाउस में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं और ये चिंता लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जाहिर भी कर चुके हैं अपने पत्र के जरिए एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन इसमें कोई ठोस शुरुआत नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब ये ठान लिए हैं कि दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य की सुविधा दिल्ली सरकार से मिल रही थी उसको ख़त्म कर देना है। अब ये क्यों ठान लिए हैं ये तो हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर मानवता होती है। राजनीति करो लेकिन राजनीति विनाश का ना करो। अगर एक कोई व्यक्ति आपके गलत इंटेंशन के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगता है इससे ऊपर वाले भी खुश नहीं होंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा मैं लगातार चिट्ठी लिखता रहा हूं और मुझे हेल्थ सेक्रेटरी भी और चीफ सेक्रेटरी भी ये आश्वासन दिया कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मैं मेरे यहाँ बुरारी अस्पताल है और बुरारी अस्पताल में मैंने कुछ पेशेंटों से आज बातचीत करी कि आप जो आज गए हैं वहाँ पे, तो क्या आपको सारी दवाइयाँ मिली? 4 मेरे पास जो वहाँ पर स्लीप हॉस्पिटल की मिलती है वो मुझे मिला और मुझे भेजा। एक पेशेंट को 3 दवाइयाँ लिखी गई, 3 में से 2 नहीं मिला, केवल 1 मिला। दूसरे पेशेंट को हाँ, पेशेंट का नाम भी है, मैं खोल रहा हूँ बस। दीपक कुमार पेशेंट का नाम है और रूम नंबर 112 में ओपीडी में दिखाने के लिए गया था। उसमें कोई, अब डॉक्टर का पढ़ा हुआ दवा का नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं ये संज्ञान में दे दूंगा, सारा रिपोर्ट में आपको दे दूंगा। तो एक दीपक कुमार का है, एक कोई पुष्कर कुमार का मेरे पास है, इसको लिखा गया 1 2 3 4 5 दवा लिखा गया, जिसमें 2 नहीं मिला, 3 दवा मिला। ये बुरारी हॉस्पिटल का है, आज का है ये। एक कोई पेशेंट हैं मोनू, जिसको 4 दवा लिखा गया था, 2 मिला और 2 दवा नहीं मिला। इसी तरह से एक कोई पेशेंट है, उसको 9 दवा लिखा गया, उसमें से 1 2 3 4 मेडिसिन उसको नहीं मिला, 5 मेडिसिन उसको मिला। तो ये आज की हालात है और मैंने और भी पेशेंट्स से पूछवाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कमोबेश पिछले ये महीनों से ये चल रहा है कि मेडिसिन की भारी कमी है। एक बात समझिए, आज़ादी के 80-77 साल हो गए। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस 75 साल में किसी भी सरकारों ने हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, इस पे काम नहीं किया। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं, वो देश में पहली ऐसी सरकार थी जो इंश्योर किया कि चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपको
दवाई, जांच, इलाज और गुणवत्तापूर्ण ये आपको मुफ्त मिलेगा। मुझे लगा चलो आज़ादी के 75 साल बाद ही सही बाबा साहब की आत्मा को शांति मिल रही होगी, कोई सरकार तो आया जो मेरे सपनों पे काम कर रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद तो तुम करोगे नहीं और जो सरकार कर रही है उसके काम को रोकोगे। आज दिल्ली में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, गरीब से गरीब आदमी जाता है, उसकी सभी जांच, दवाइयां, इलाज सब मुफ्त होता है। यहां तक कि प्राइमरी टेस्ट तो छोड़ दीजिए, अगर किसी को महंगे टेस्ट भी कराना हो तो वो मोहल्ला क्लिनिक में लिख दिया जाता था और आप किसी भी प्राइवेट लैब में जांच करा लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई भारी बीमारी है, कोई ऑपरेशन करना है और वहां पे समय लग रहा है, तो आप वहां से एक डाक में लिख दिया जाता था, आप प्राइवेट जाके करा लीजिए, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब ने और अधिकारियों ने वो जो प्राइवेट अस्पताल के बिल थे उसको देना बंद कर दिया, जो प्राइवेट लैब में जांच हुआ उसके बिल को देना बंद कर दिया। क्या मंशा थी उनकी? ये मंशा तो नहीं थी ना चीजें ठीक हो जाए। मंशा यह थी कि गरीब को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो। गरीब कैसे प्राइवेट इलाज करा सकता है? वो कपड़े साफ नहीं है उनके। कोई गरीब का प्राइवेट लैब में उसका टेस्ट ना हो पाए, वो ऐसे ही सरकारी अस्पताल में धक्के खाते रहे और मरते रहे। मुझे लगता है कि राजनीति इतनी नीचता पर ले जाना, इतना राजनीतिक नीच हो जाना, इस तरह से आप किसी सरकार से बदला लेते लेते गरीबों से बदला लेना, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, मानवता नहीं है। मैं ये चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूं कि माना आप नौकरी करते हैं और आपकी मजबूरियां हैं कि आपको नौकरी करना है, पर आप इंसान तो हैं। देखिए, इस लोकतंत्र की 3 अंग थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है और सब एक दूसरे से एक फाइन लाइन है इंडिपेंडेंट होने का, कि कभी अगर मान लीजिए कोई गलत काम कराया जा रहा है तो नौकरी कर रहे हैं, ये करना ये जरूरी नहीं है। आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन ने और डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको ये अधिकार दिया है कि गलत को विरोध करें। मुझे लगता है कि जब आप नौकरी में आए होंगे तो ये सपना लेकर शायद आए होंगे कि हम देश का सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। और अगर आपके एक सिग्नेचर या आपके एक चिट्ठी नहीं होने के कारण अगर किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है तो ये एक तरह से देशद्रोह है। ये एक तरह से आप इस देश के नागरिक के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एलजी साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप किसी के रहमो हया पे आप एलजी हैं, लेकिन इंसान तो है ना आप। इंसान है तो एलजी है, इंसान नहीं होते नहीं एलजी होते। तो कम से कम जहां बात इंसानियत की आ जाए वहां ऑर्डर लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें दर्ज हो रही है। कभी तो इतिहास में चर्चा होगी। आज भी हम इतिहास बहुत लोगों को पढ़ते हैं कि कौन लोग इस देश के साथ खड़े थे, कौन इस देश के साथ नहीं खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के ठीक करने के साथ खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के खिलाफ खड़ा था। आज के बाद 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कई बार समकालीन नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या न्याय और अन्याय किए हैं। यह सारा हिसाब किताब इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास यह तय करता है कि गद्दार कौन था और देशभक्त कौन था। कई बार अंग्रेज के साथ काम करने वाले लोग अंग्रेज के साथ खड़े रहे होंगे, हो सकता है कि उनको उसमें कंफर्ट मिला होगा, हो सकता है कि उनको वह सारी सुख सुविधाएं मिली होगी, लेकिन आज हम उसको गद्दार कहते हैं। भगत सिंह जंगल में जब मीटिंग कर रहे होंगे, जंगल में जब रह रहे होंगे तो सबको कष्ट हो रहा होगा, लेकिन आज उनको हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं।
तो ये इतिहास तय करेगा कि आप इस देश के गद्दारों की लिस्ट में हैं या इस देश के लोगों की सेवा करने के लिस्ट में। ये गद्दारी नहीं कीजिए। इस सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं। इस सरकार से लोगों की उम्मीदें इसलिए मैंने पहले कहा कि पहली बार कोई गरीब को भी वही इलाज मिल रहा था जो अमीरों को मिल रहा था। आपने उस पर भी संकट ला दिया। पहले आपने जिसने इस हेल्थ मॉडल को रिवैम्प किया, जिस मंत्री ने, पहले उसको जेल में भेज दिया आपने। उसके बाद जो लोग दूसरी मंत्री काम कर रहे हैं फिर उसको आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो अन्याय है। फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया। कहां है लोकतंत्र? फिर लोकतंत्र में अगर मिनिस्टर के ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव नहीं फॉलो करेगा तो फिर तो सारा लोकतंत्र ताना बाना ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आम फाइल पे जो भी अनाप शनाप लिख रहे हैं, आप जिस तरह से आप फाइल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कल आपके करियर से खिलवाड़ ना हो, यह ध्यान रखना आप। ये सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, सरकारें 5 साल के लिए जाती हैं, लेकिन आप जो फाइल पे लिखते हो हमेशा के लिए लिखी जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपने डेमोक्रेसी आपने दिया है, तो फिर उसका नुकसान और फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे यह लगता है कि आज जिस तरह से सरकारी अस्पताल हो या मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक को ये जांच के लिए कभी कोई सीबीआई की जांच, कभी किसकी जांच, कभी किसकी जांच। अब उस जांच के डर से ना तो वहां कोई डॉक्टर आता है, ना तो कोई वहां लैब टेक्नीशियन पे बैठना चाहता है। जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था वहां से डॉक्टर छोड़ के चला गया। क्या मनसा है आपकी? ये आप सरकार से बदला ले रहे हो? ये सरकार से बदला नहीं ले रहे आप, ये बदला आप दिल्ली के गरीब जनता से ले रहे हो। और वही गरीब जनता ने आपको भी लोकसभा में वोट किया था। लेकिन आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने दिल्ली की जनता को भी कहना चाहता हूं कि अब यह वक्त आ गया है कि अब यह समय कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे बड़ा विषय है कि इस देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, इस देश के संविधान कैसे बचेगा। क्योंकि जिसको जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है और जिसको केंद्र में रक्षा की जिम्मेदारी, उसको रक्षा की जिम्मेदारी के लिए आपने चुना, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो अब यह वक्त आ गया कि अगर अब नहीं बोले और अभी अगर निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है कि दोबारा निर्णय लेने के लायक भी ये ना छोड़ेंगे। तो जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। एक एक घर जाकर के ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को बर्बाद करके देश दिल्ली के गरीबों से बदला ले रहे हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंचा करके गरीबों को इलाज ठीक से ना हो, यह सुनिश्चित करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के जरिए एलजी और उनके ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। तो दो ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पहली बात कि ये जो अधिकारी फाइलों पर खेल खेल रहे हैं, ये खेल खेलना बंद करें। और दूसरी बात कि अगर आप हमसे राजनीतिक बदला लेना चाह रहे हो तो हमसे लो, लेकिन दिल्ली के गरीब जनता से बदला ना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि उनको ब्रीफ किया गया है कि हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने आकर इंश्योर किया है कि मेडिसिन सब जगह ठीक है, अगर नहीं है तो ये सदन आगे उचित कार्रवाई करे ताकि ये अधिकारी राजनीतिक जो फाइलों पर कर रहे हैं उससे वो बचें और सबक लें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजेश ऋषि जी, बहुत संक्षेप में। राजेश जी अध्यक्ष जी, बहुत छोटे में बोलूंगा मैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 54 के अंतर्गत राजेंद्र पाल गौतम जी जो लेकर आए हैं, मैं उसी पे आगे बताना चाहता हूं कि सर ये स्थिति जो आज अस्पतालों की हुई है उसके बारे में अभी हमारे संजीव झा जी ने पूरे तरीके से बताया कि किस तरीके से हमारे एजी साहब कर रहे हैं। सर मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब सरकार पहली बार बनी
उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अभी जैसे राजेश गुप्ता जी ने बताया कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, मुझे भी बनाया गया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। उसके बाद हम लोग पूरी तौर से हम लोग लगे सारी जगह। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सर हमारे यहां पर एक अपोलो हॉस्पिटल है। इस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली सरकार के 225 बेड हैं ईडब्ल्यूएस में और लगभग 34 बेड की आईसीयू है। जब हमारी सरकार बनी थी, जब हम उसे देखने गए तो हम देख के हैरान थे कि वहां 65 बेड का ही प्रयोग हो रहा था, बाकी हॉस्पिटल खुद यूज करता था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पूरे बेड यूज होने लगे और वेटिंग लिस्ट बन गई वहां पर। आज क्या स्थिति है हम नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन उस समय यह स्थिति थी। हमारे फोर्टिस में भी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे काफी सारे बेड हैं, लेकिन जो व्यवस्था आज चल रही है धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही है। हम देख के हैरान हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया कि हमारे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया और वेल इक्विप्ड है। साथ ही उसके कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसकी एक ब्रांच मेरे जनकपुरी में भी है। और ये जब हम बने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो हमने सारे हॉस्पिटल में दौरा किया। जब राजीव गांधी इंस्टीट्यूट गए हम, क्योंकि हमें मौका मिला था अपने हेल्थ चेकअप का भी, हम देख के हैरान थे कि इतने शानदार हॉस्पिटल हमारे दिल्ली के अंदर हैं जिनमें इतने शानदार डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन दिन बर दिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि पावर्स जो हैं वो एलजी के पास ट्रांसफर हो गई। और जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं इसमें चेयरमैन नहीं होते एमएलए, इसमें चेयरमैन या तो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं या फिर एलजी साहब। तो पूरा का पूरा ढांचा उन्हीं के हाथ में होता है, वो ही चाहते हैं तो अपने मनमानी से जो कुछ करते हैं। मेरे यहाँ भी एक ऑटोनोमस बॉडी का हॉस्पिटल है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो भी बहुत ही शानदार बना हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार बनने के बाद, जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार बनी, उसके बाद इस हॉस्पिटल का काया पलट हो गई। पहले लोग उसे कहा करते थे सफेद हाथी खड़ा है कब चलेगा, सफेद हाथी खड़ा है कब चलेगा। लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो आज ऐसा लगता है बाहर खड़े हो जाए तो लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके सामने फेल है। लेकिन उसके अंदर सुविधाएं बहुत हैं, सारा इलाज फ्री हो रहा है, सब दवाइयां फ्री मिल रही हैं। लेकिन आज स्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि वहां पर दवाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। मैं उस दिन जाके उनके एमएस से मिला तो उन्होंने बताया कि सर दवाइयां आ नहीं रही, बहुत सारी दवाइयां खरीद ही नहीं रहे, जो महंगी दवाइयां वो मिल नहीं रही, पेशेंट बेचारे घूम रहे हैं। हम जहां तक हो सकता है हम करके देते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। सर जब अरविंद केजरीवाल सरकार बनी उस समय जब हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ थे, हमारे पास लोग आते थे कि हमारे को डायलिसिस नहीं हो पा रहा, और हम खुद देखते थे कि बेचारा गरीब आदमी डायलिसिस नहीं करा पाता था पैसे से, तो बेचारा 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद उस दुनिया से चला जाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सरकार की मेहरबानी से हमारे जनकपुरी के अंदर डायलिसिस की सुविधा शुरू हुई। ये डायलिसिस हमारे यहाँ लगभग 60 बेड तक इसको एक्सटेंड करने का कार्यक्रम है, अभी लगभग 30 बेड पे चल रहा है। तो गरीब आदमी जो बेचारा बिना इलाज के चला जाता था इस दुनिया से, अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण आज कम से कम उसकी जिंदगी लंबी हुई है और वो दुआएं देता है कि हाँ सारा कुछ बढ़िया से चल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो इंजेक्शन लगता है एक इसमें जो डायलिसिस वालों को, वो बहुत महंगा इंजेक्शन है, वो मिल नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर्स रेफर करते हैं, डॉक्टर ही मंगाते हैं, डॉक्टर ही लगाते हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारे के सारे इंजेक्शन फ्री लगते थे, लेकिन आज इंजेक्शन की परचेज नहीं हो रही, ये दिक्कत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे, उनके समय में मैंने दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट जो जनकपुरी वाला है उसकी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। जब वहां डायरेक्टर थे राजेश ग्रोवर जी, तब ये अस्पताल ऐसे लगता था जैसे प्राइवेट से भी बहुत सुंदर चल रहा है और सारी सुविधाएं थी। और उनका भी सपना था कि दिल्ली के अंदर 4 हॉस्पिटल ऐसे बनाए जाएं ताकि वहां पर इलाज लोगों का बढ़िया से बढ़िया हो सके, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के मकान बिक जाते हैं, ज्वेलरी बिक जाती है, लेकिन वो बचा नहीं पाते लोगों को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी व्यवस्था बना के दी कि गरीब आदमी का ना तो कभी मकान बिकेगा, ना कभी उसकी ज्वेलरी बिकेगी और उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा। मेरे यहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर करोड़ों रुपए की मशीनें खड़ी हैं। ये मशीनें लगभग आज 6 साल हो गए, 14-15 करोड़ की मशीन लीनर एक्सीलेटर आई थी जो आज तक खड़ी है, चल नहीं पा रही। मैं 2 मिनट बस। सब ये मशीन चलाने के चलते हमने दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट को जो ब्रांच जनकपुरी की है उसको जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर के लिए 1 साल पहले दिया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई होते होते अभी तक रुकी हुई है। जैसे ही ये ट्रांसफर हो जाएगा जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स हैं जो उस मशीन को चला सकते हैं, उनको चलाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। दवाइयों का धीरे धीरे कमी आ रही है।
मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है और जो हमारे सीपीए द्वारा जो दवाइयां रोक दी जाती हैं, नहीं खरीदी जाती, इनको द्वारा चालू कराया जाए। और एक छोटी सी बात और रखना चाहूंगा, एक हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर सर्वाइकल कैंसर के हमारे इंजेक्शन लगते थे बच्चियों को फ्री, जो कि बहुत सालों मतलब लगभग 1.5 साल से लगना बंद हो चुके हैं क्योंकि वो दवाई परचेज नहीं हो रही। लेकिन जानकारी मुझे मिली थी कि दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट जो दिलशाद गार्डन में है, वहां पर ये इंजेक्शन पड़े पड़े खराब हो गए, लगाए नहीं गए। मैं चाहूंगा कि इसकी मंत्री जी बैठे, इसकी जांच करें खराब क्यों हुए और बच्चियों के क्यों नहीं लगाए गए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमान शिवचरण गोयल जी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक की कमियों के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जिस तरह 2015 में सरकार बनी, उस समय दिल्ली की स्थिति जैसे पूरे देश में है, इसी तरह से दिल्ली में भी स्थिति हर चीज़ की खराब थी, चाहे वो पानी